हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या हो गया था विनीत? ट्रायल बैलेंस बताया था, ट्रेडिंग बोल रहा था पहले तो, ट्रायल बैलेंस बताया था। अभी तक अपन क्या क्या कर चुके हैं? जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक जिसमें कैश बुक भी कवर है ना अलग से, और ट्रायल बैलेंस। बस इतना सही पढ़ा है अभी तक अपन ने। बताओ अब अपन क्या करेंगे? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। समझते हो ना क्या होता है कैपिटल और क्या होता है रेवेन्यू? अच्छा, जरूरत क्या पड़ गई जानने की क्या होता है कैपिटल, क्या होता है रेवेन्यू? अनु बताना। बिल्कुल सर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हमने उन एक्सपेंसेस को नाम दिया रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट अपने को केवल 1 साल तक मिलना है, और इसीलिए अपन क्या करते हैं उस साल के एंड में उन एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट अपने को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। तो अपन क्या करते हैं उसका उसका बेनिफिट, क्योंकि अपने को 1 साल से ज्यादा के लिए है, तो अपने क्या करेंगे जितना बेनिफिट आज के लिए मिला तो उतना पोर्शन पीएनएल में डाल देंगे, बाकी बैलेंस शीट में लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं? जैसे बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी तुमने खरीदी, उसकी लाइफ 10 साल है, 1 लाख रुपए में खरीदी, तो क्या करोगे? प्लांट एंड मशीनरी, वापस बोल रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए में खरीदी, लाइफ कितनी? 10 साल है। तो तुमको क्या लग रहा है 10 साल में इक्वली यूज होगा ये? तो हर साल का खर्चा कितना बढ़ेगा? 10,000। तो डेप्रीशिएशन के नाम पे तुम 10,000 तो पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, और बाकी बचा 90,000 को बैलेंस शीट में शो करोगे कि नहीं करोगे? ओके, एसेट साइड में। समझा क्या? क्लियर है वाली चीज? तो इसलिए अपने को पता करना जरूरी है कौन सा कैपिटल आइटम और कौन सा रेवेन्यू आइटम है। ठीक है जी, तो चलो पता करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट की है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। ये कोई एमसीक्यू में आ जाए तो आ जाए, ऐसा लगता नहीं है, बस पढ़ लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट which can be expressed in monetary terms and bring change in the financial position of a business। मतलब इसको मनी में मेजर किया जा सकता है। और क्या कर रहा है वो? सर वो क्या कर रहा है? इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो रही है, चेंज हो रही है। सर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो ट्रेडिंग पीएनएल, परफॉर्मेंस बोले तो ट्रेडिंग पीएनएल, फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट। ओके सर कैसे? अरे कोई भी बिजनेस में पैसा लेके आएगा तो बैलेंस शीट इफेक्ट होगी, है ना? कोई माल खरीदोगे तब भी बैलेंस शीट इफेक्ट होगा, किसी को सैलरी दे रहे हो तब भी होगा। मतलब ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी लेन देन यार, सिंपल, ठीक है ना? कोई भी पैसे का आना हो रहा है कि पैसे का जाना हो रहा है, या कोई और एसेट का आना हो रहा है या जाना हो रहा है, ठीक है ना? सिंपली वो क्या होगा? ट्रांजैक्शन। ओके, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड यूजिंग अ न्यू मटेरियल, तुमने एक नया मटेरियल यूज किया इस बार, तुमने एक नए मैनेजर को अपॉइंट किया इस बार, क्या इसको मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं सर, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ इवेंट है, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है वाली चीज? बस सिंपल। तो एक डेफिनेशन दे रखा था, अपन ने भी लिख दिया। अब बात आती है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, जिसमें पहले आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या क्या दे रखा है सर? पहला, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा के लिए मिले, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो क्या कहलाएगा वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फिर क्या? इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये वंदना, नॉन रेकरिंग मतलब क्या होता है? बार बार नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है कि बस रूटीन में खर्चा होता रहता है हर महीने, ठीक है ना, हर 6 महीने, ऐसा नहीं है। तो नॉन रेकरिंग इन नेचर, वन टाइम हो गया। ओके, नेक्स्ट, इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसकी वजह से क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है। कैसे सर? मशीनरी खरीदा, ठीक है, तो तुम्हारे यहां तो मशीनरी आया। अच्छा, मान लो कोई सिनेमा हॉल है, ठीक है ना, थिएटर है, तो वो थिएटर में क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट हमने चेंज किया। जहां पहले 100 लोग बैठ पाते थे, अब वहां पे 120 लोग बैठ पाते हैं। क्या इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ेगी?
क्या इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ेगी? बढ़ेगी। 2 मंजिल इमारत थी, 1 मंजिल और खड़ी कर ली, क्या इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ेगी? बढ़ेगी। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2 मंजिल के ऊपर 1 मंजिल और खड़ी कर देना, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई है। ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये वो सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल। एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बैठने की कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ओके, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी अगर बढ़ता है तुम्हारा तो यस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो उसमें जो भी खर्चा लगेगा ना वो कैपिटल नेचर का होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, सिनेमा हॉल में 2 एग्जिट थे, 4 एग्जिट करवा दिए, क्या इससे एफिशिएंसी बढ़ गई है? सर निकलने की एफिशिएंसी बढ़ गई है। अरे निकलने की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाने से कोई पैसा बढ़ेगा क्या? नहीं ना, तो वो कैपिटल नहीं माना जाएगा। पैसा, एफिशिएंसी मतलब किससे मतलब है? पैसा बढ़ने का, कैपेसिटी, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। क्लियर है? ओके, एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस, किसी बिजनेस को रन करने के लिए तुमने लाइसेंस लिया या कोई और लाइसेंस लिया, ठीक है ना, रूट परमिट टाइप की बिजनेस, गाड़ी चलाने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा? उस रूट का, है ना, ऑल इंडिया परमिट, है ना। ओके, चलो, तो इसके लिए लाइसेंस को एक्वायर करने का खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देगा ही देगा। ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर टाइटल, किसी एसेट को अपने नाम में करवाने का खर्चा। अब मैंने कोई बिल्डिंग खरीदा, कोई जगह लैंड खरीदा, उसको अपने नाम में करवाऊंगा, रजिस्ट्री करवाई जाती है ना, तो अपने नाम में करवाने के खर्चे भी क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंस, और उस एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। तो वो जो रजिस्ट्री वगैरह का खर्चा है वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा, या फ्लैट अकाउंट, फ्लैट लिया तो फ्लैट अकाउंट में डेबिट होगा। समझा क्या? ओके, ड्राइंग्स नहीं भैया, मैंने कब कहा खुद के लिए किया, है ना, बिजनेस के लिए भी तो बिल्डिंग चाहिए होती है ना, उसके नाम में करवाने के लिए। क्लियर? ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिड्यूस डेली वर्किंग एक्सपेंसेस, डेली के खर्चों को कम करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब डेली के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे लाइट का खर्चा, डेली के खर्चे इधर इधर लिखा मैंने, इधर डेली के जो वर्किंग एक्सपेंसेस है, ये लाइटिंग का, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी का है, पानी का खर्चा है, सफाई वाले का खर्चा है, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। लेकिन इनको कम करने के लिए किया गया खर्चा क्या होगा? कैपिटल। सर ये कैसा खर्चा है? मैं कहा मान लो तुम लोग ऐसा पीजी वगैरह में रहते हो क्या? कूलर लगा रखा है क्या तुम्हारे? एसी चला रखा है तुम्हारे? अरे वाह, बढ़िया पीजी में रख रखा है तुमको घर वालों ने, ठीक है ना। ओके, बड़ा खर्चा कर रहे हैं घर वाले तुम पे, हाँ केशव? बिल्कुल, ठीक है ना। क्या मॉड्यूलर किचन, ये किसको चाहिए? हाँ भरत, चलो देखो। हाँ विनीत, ऐसा सैड क्यों हो रहा है? कूलर नहीं है? हाँ कोई ना, मान लो अपन एक ऐसे पीजी में रहते हैं जहां पे कूलर सिस्टम लगा रखा। अब कूलर क्या होता है, हम लोग तो ऐसा, हम लोग खुद रहते हैं, हमारे कूलर ही था भैया, एसी वैसी नहीं था हमारे, ठीक है। तो ये एसी के चलन अब ज्यादा हुए हैं, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। घर वाले पढ़ा देते वही बहुत है, ठीक है ना। एसी के हवा खिलाने भेजेंगे या पढ़ाने भेजें, ठीक है ना, कोई ना। बट आज के माँ बाप थोड़े से अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, कि नहीं बेटा आरओ का पानी पिएगा। हम ऐसे कोई भी नल चालू करके ऐसे पानी पी लेते थे, टेंशन नहीं लेते थे, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा इन्फेक्शन फैलने का भी ऐसा डर नहीं होता था। तुम लोगों का डर रहता है ना कई कई बच्चों के? हाँ नहीं रहता ना। अरे अपन तो गांव वाले कुनाल, है ना, टेंशन है, शक्ल से अपन ऐसे लगते हैं कि हाँ मस्त। हाँ, खेत में काम किए हुए हो क्या? नहीं, खेत वेत में काम नहीं किए, बस गांव के हैं ऐसे। कौन से गांव के? चाकसू के। चाकसू में मेरा एक दोस्त है ना, हाँ, उसकी शादी में भी गया था मैं, है ना। चलो, यहाँ चौकी डानी से इधर की तरफ और आगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, तो डेली के खर्चों, तो वो कूलर है ना, कूलर, अब कूलर हम लोग चला के बैठे रहते थे गर्मियों में, तो ऐसा कूलर मस्त, तो पानी भी खूब लगता था और इलेक्ट्रिसिटी भी खूब। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, ऐसा सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम लगा दिया, डक्टिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम। हालांकि ये सब पहले ही करना होता है, बट ठीक है, मान लेते हैं सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम। अब क्या होगा, अब हर बंदा अपने हिसाब से कूलर 24 घंटे नहीं चला सकेगा ना,
है ना, और पानी भी बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा, पानी भी बचेगा। तो वो डक्टिंग सिस्टम जो पूरा लगवाया, इंस्टॉल किया, उसमें खर्चा जो भी हुआ है वो कैपिटल नेचर का है, इससे डेली के एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बात बताओ, क्या रिपेयरिंग का खर्चा कैपिटल होता है या रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है। मैंने अपना कार रिपेयर करवाया, मशीनरी रिपेयर करवाया, सर्विस करवाया, रेवेन्यू होता है या कैपिटल, कैपिटल होता है, नहीं सर ये तो रेवेन्यू होता है। हाँ, यहां पे स्पेशल क्यों लिखा, अब पूरा पढ़ो। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर टू ब्रिंग अ सेकेंड हैंड मशीनरी इनटू वर्किंग कंडीशन। तो इससे क्या, इसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी। मैंने पुराना स्कूटर खरीदा, पुराना स्कूटर खरीद के क्या किया, उसको इमीडिएट रिपेयर करवाया, चलाने लायक बनाया, तो वो जो रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो स्कूटर अकाउंट में डेबिट होगा, ना कि रिपेयर अकाउंट में। क्लियर है? तो लड़ाई यही है कि स्कूटर डेबिट होगी, रिपेयर डेबिट हो, स्कूटर डेबिट होगा। क्लियर है वाली जी? तुमने पुरानी कार खरीदी, उसको क्या किया, रिपेयर करवाया, उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करवाया, तो क्या कहलाएगा, ये कार अकाउंट में डेबिट करोगे कि रिपेयर अकाउंट में डेबिट करोगे, कार अकाउंट में डेबिट करोगे। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो ये स्पेशल है। वैसे रिपेयर का खर्चा रेवेन्यू होता है, लेकिन किधर लग रहा है वो ध्यान रखने का, ठीक है ना, सेकेंड हैंड मशीनरी को, सेकेंड हैंड एसेट्स को के रिगार्डिंग लग रहा है, ठीक है ना, उसको वर्किंग कंडीशन लाने के लिए, तो ये कैपिटल होगा। अच्छा, वेजेस रेवेन्यू या कैपिटल? सर वैसे तो रेवेन्यू होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन अगर यही वेजेस आपने वर्कर्स को दिया अपने फॉर द कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीनरी खरीदा, इंस्टॉल करवाने का खर्चा, तो वर्कर्स लगे ना उस पे, तो उनको वेजेस दे रहे हैं ना अपन, लेकिन वो वेजेस अकाउंट में डेबिट होगा या इंस्टॉलेशन अकाउंट में डेबिट होगा या उस मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा? सर उस मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी खरीदा ना, उसको इंस्टॉल करवाया ना। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, लोगों को लगा दिया काम पे, अब वो लोग वर्कर्स लगा रखे हैं अपन लोगों ने, डेली के अपन वर्कर्स बुलाते हैं वहां पे, उनको 700 रुपए 800 रुपए दिन का दिया जाता है, 1000 रुपए दिया जाता है, क्या करें, वेजेस अकाउंट डेबिट करें कि बिल्डिंग अकाउंट के खर्चे में जाएगा, बिल्डिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये स्पेशल ट्रांजेक्शन हो गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। तो वो जो खर्चा लग रहा है वो किस पर्पज के लिए लग रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस पेड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के बनाने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनने से पहले के खर्चे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। भूलोगे तो नहीं ना, इसको हमेशा क्या मानना, कैपिटल एक्सपेंसेस मानना। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट, कंपनी बनने का बेनिफिट अपने को आने वाले बहुत साल तक मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा। ओके, फिर उसके बाद कोई रॉ मटेरियल है, कोई स्टोर्स है, तो सर रॉ मटेरियल का खर्चा तो रेवेन्यू होता है, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम किधर हो रहा है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो क्या होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब मेरा मान लो सीमेंट का काम है, सीमेंट लाता था, सीमेंट बेचता था, अभी क्या कर रहा हूं मैं, उसी सीमेंट का यूज करते हुए अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूं। तो अब बताओ, वैसे तो सीमेंट मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मटेरियल है, गुड्स है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा, लेकिन वही सीमेंट अगर मैंने अपनी बिल्डिंग बनाने में यूज किया तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल, आपने अगर पहले परचेज डेबिट कर भी दिया है, परचेज टू कैश, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। समझा क्या? क्लियर है वाली चीज? आगे बढ़े क्या? चलिए सर, ये क्वेश्चन थोड़ी ना आता होगा, कैसी चुन्नू मुन्नू चीजें करवा रहे हो सर। लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था, या इसी बार आया था, पता नहीं, इसी बार आया होगा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बताओ, कोई सोच के जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, अरे ये तो अपन ऐसे उड़ते हुए से भाग जाते हैं, ये कौन पढ़ेगा, आगे के पढ़ो, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वहीं बैंड बच जाती है। तो यही पढ़ के जाना है, तो मैं पढ़ा इसी ले रहा हूं। आते मैंने एक बार बोला ट्रायल बैलेंस का आया था, अभी बोला कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, तो वेटेज तो है तभी आ रहा है ना।
अच्छा, और साथ में क्या आ रहा है, बीआरएस आ रहा है, फिर क्या दे देंगे, कभी बीआरएस और रेक्टिफिकेशन दे देंगे, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन बीआरएस में एक तो पक्का है, उसके अलावा इन्वेस्ट फंडामेंटल्स में से क्या देंगे कह नहीं सकते, तो सब कुछ ही पढ़ के जाना है। किसमें वो पूछेंगे, अभी देखेंगे अपन भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें पूछेंगे भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये बेसिक वाला पार्ट, मतलब ये तो ऐसा इजी वाला पार्ट है ना, इसमें तो गलती अपनी होनी नहीं चाहिए। अगर इसमें भी अगर अपन गलती कर रहे हैं तो भैया अपनी गलती है फिर, है ना। कोई कह रहा है सर हमसे बीआरएस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भैया, इतने बड़े हो गए अब तो बीआरएस समझ में आना चाहिए। हमसे रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता भैया, इतना आसान होता है ना, सब होता है। फंडामेंटल बड़े अच्छे से करके जाओ, ठीक है ना, फंडामेंटल बड़ा अच्छे से करके जाओ, अच्छे नंबर आते हैं। ये बहुत इजी नंबर होता है ना, एक होता है टफ नंबर, शेर के मुंह से लेके आना नंबर को, ठीक है ना, ये वो नंबर नहीं है, ये तो बड़ा इजी नंबर है, बड़ा अच्छे से इजीली आ जाता है नंबर। बस थोड़ा सा बेसिक ही तो स्ट्रॉन्ग करना है, क्यों युवराज, सही है ना, पक्का। चलो, तुम में से कोई है क्या यहाँ पे बैठे हुए में से जिसके अकाउंट में 90 या 90 अबव आए हैं? एक बच्चा, ओके। दो, फाउंडेशन में पूछ रहा हूं, फाउंडेशन क्यों, फाउंडेशन में बदमाशी कर गए तुम लोग? हाँ सर, लाइटली ले लिया था ना कि बहुत इजी था, कोई ना। अच्छा, 12th में 90 आए हैं, 95 100 में से, वेरी गुड, 95 वेरी गुड, 90 प्लस है, वेरी गुड यार, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये 100 में से थे या 150 में से थे? 100 में से थे, भी ठीक है। नहीं हमारे टाइम ऐसा 150 का हुआ करता था, अभी 100 का ही है ना, बहुत बढ़िया। मतलब तुम लोगों के 90 अबव थे, फिर भी तुमने फाउंडेशन में थोड़ी सी लापरवाही की है, इसका मतलब। किसमें? उसमें 12th में पेपर वेपर तो नहीं आ गया था? हाँ नहीं आता, फिर तो बहुत अच्छा है, बेसिक भी अच्छा है। फिर अभी एक साल में ऐसा क्या हो गया तुम लोगों के साथ, उसको स्ट्रॉन्ग करो, याद करो वापस उन चीजों को, ठीक है ना, कि भाई हम ऐसे हुआ करते थे किसी जमाने में, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को। हाँ नु, तुम्हारे कितने थे 12th में? वेरी गुड, तो हाथ तो ऊपर नहीं किया? नहीं नहीं, 12th का पूछा बाद में, पहले फाउंडेशन का पूछा था। और किस किस के हैं 12th में 90 वाले? बेटा इधर 39 आने पे फेल हो जाते हैं, उधर तो पास हो गए थे। हाँ यहाँ पे 88 आए अकाउंट्स में, वेरी गुड, तो इम्प्रूव किया है तुमने, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अब कितने आएंगे देखते हैं सर, चलो देखते हैं। तो तुम में से कौन कौन रैंक लाना चाहता है, कौन कौन रैंक लाना चाहता है, एक बार हाथ ऊपर करो। डिसाइड नहीं किया, कब करोगे? 1 2 3 4, मतलब बाकी तो चाहते ही नहीं है। अपनी कैपेसिटी पहले से जानते हो, पास हो जाए वही बहुत है। सर चाहते तो हैं लेकिन उतना एफर्ट्स हो नहीं पाएगा, है ना ऐसा। अगर तुम चाह लो ना किसी चीज को, ठीक है ना, कि भाई ये करना है, तो फिर कोई चीज मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो और उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स करने लग जाओ ना, कोई चीज मुश्किल नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मतलब तुमने एक चीज देखी, लिमिटेशन किसने लगा रखी है? हमने खुद ने। हमारी जो ऊंचाइयां हम छू सकते हैं, उस पे जो लिमिट लगा रखी है वो हमने खुद ने लगा रखी है। सबसे पहले वो लिमिट हटाओ। कोई और की क्या औकात है जो हमें रोक सके? यहां तो हमारे दुश्मन हम खुद बन बैठे हैं। समझ में आया? तो रेस्ट्रिक्शन अच्छी लगी ना लाइन, है ना? हाँ ठीक है, ऐसे अपने आप से, ऐसा मैं कोई शायर नहीं हूं, ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब पहले तो अपनी ये लिमिटेशन हटाओ खुद की, फिर उसके बाद
भाई गैप तो तुम खुद दोगे ना, खुद की लिमिटेशन हटाओगे। सबकॉन्शियस माइंड एक बुक पढ़ना आज से, मेरे कहने पर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़िए, सिर्फ सुनिए। एक काम करना, जब मन करे तुम्हारा उसके थोड़े थोड़े पेजेस पढ़ना, ठीक है ना। लेके आओ वो बुक, दोस्तों में ले आओ, आपस में शेयर करते चलना, ठीक है ना। लेके आओ बुक, पढ़ना जरूर। पॉजिटिव माइंडसेट, ये सब, इन सब की बुक्स पढ़ो, और फिर देखो तुम्हारा दिसंबर तक रिजल्ट क्या चेंज होता है, क्या शानदार चेंज होगा। मेरी गारंटी है, जितने तुम्हारे आने ना उससे 10-20% ज़्यादा ही नंबर आएंगे। जितने तुम्हारे आने उससे 10-20% ज़्यादा ही आएंगे, ये मान के चलो। लेकिन अभी तुमको मजाक लग रहा हो ना, वरना मजाक कर रहा हूं मैं, हाँ सीरियस हो। और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के लिए अपने आप को 4 साल बाद कहाँ देखते हो, कहाँ देखते हो? कभी सोचा, इमेजिन करके, मैं यहां हूं, कभी सोचा कि मैं इस कंट्री में जॉब करना चाहता हूं, या इस कंट्री के इस पर्टिकुलर स्टेट में जॉब करना चाहता हूं, या मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूं? कभी सोचा है? सर वो राशा टाइम ही नहीं देती है, उसी को देखते रहते हैं। राशा नाम है क्या, क्या है रवीना टंडन की लड़की का? आजकल बहुत चल आजकल बहुत चलती है ना वो, मैं तो 2 दिन से देख रहा हूं उसको, ठीक है। हाँ 2 दिन से उसी की रील आ रही है। तुम्हारे पास नहीं आ रही क्या? पता नहीं, मेरे कोई नॉन वाले ने देखी होगी, पता नहीं, अब कल से वही आ रही है। हाँ ऑनलाइन में भी कोई बच्चा बता रहा है बिजनेस करना है सर पार्थ, ओके। अपने आप को देखो किधर पहुंचना है तुमको, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स करो। ये बुक जरूर लाना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, जरूर पढ़ना। बहुत अच्छे हो तुम लोग, तुमको राशा नहीं दिखाई देती है, पता नहीं, मुझे नाम भी पूरा पता नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब तुम इंस्टा नहीं चलाते हो ज्यादा? चलाते तो सर, हाँ राशा नहीं आती लेकिन ठीक, आज आके सर्च करोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ सुनो, चलो देखो देखो, कहने का मतलब एफर्ट्स, भाई आज सोचना चालू तो करो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप एफर्ट्स भी होंगे। अगर सोचोगे नहीं तो उस रास्ते बढ़ोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम आते हो सुबह सुबह डीसीसी आना है, आना है, सोच के आते हो ना कि हाँ, अरे बस, हाँ सर हम तो बाइक पे बैठते हैं, वो अपने आप ले आती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पे भी जाने के लिए सोचना पड़ता है कि नहीं पड़ता? रास्ता पहले बाद में आएगा ना, पहले पहुंचना किधर है वो चलेगा कि नहीं चलेगा दिमाग में। तो तुम क्या सोचते हो, 400 में से 200 या 800 में से 400, इतना ही सोचते हो क्या? ऊपर का सोचते हो, नहीं सोचते हो? कभी सोचो यार अकाउंट में मैं ना इस बार 80 अबव लेके आऊंगा, इस बार एफए का मेरा सपना है 80 अबव का, है कि नहीं है? है, बोलो भाई, किस किस का सपना है 80 अबव, अकाउंट्स में 80 अबव इस बार? हाँ सपने बड़े हैं, सपने देखो भैया, सपने देखो, ठीक है ना। चलो, और वो भी खुली आंखों से। हम भी बीच बीच में टेस्ट लें, टेस्ट डीसीसी मैनेजमेंट अपने आप लेगा जैसे ही आपके कोर्स होता जाएगा, टेंशन नहीं, है ना। तो रितिका मैम है, दीक्षा मैम है, ये सब अपने आप ले लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तुम तो बोलो इसका टेस्ट लेना है, अपने आप आ जाएगा। बट अभी होने तो दो, फंडामेंटल्स होगा, उसके बाद इसका टेस्ट लगा देंगे, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन का टेस्ट होगा, पढ़ाने तो दो, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, हाँ उसमें थोड़ा सा ऐसे भी डाल देंगे, कोई ट्रायल बैलेंस, कोई कैश बुक बनाने का, कोई परचेज बुक बनाने का, ठीक है ना। सब पढ़ के आना है फंडामेंटल। हाँ ये मैं तो टेस्ट रखवा दूंगा, चलो कोई ना। उसके बाद 50% से अगर कम नंबर है तो तुम्हारा क्या होगा रे, डॉट डॉट डॉट, हाँ क्या होगा बताओ? पनिशमेंट तो फिर भैया, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो भाई तुमको भी तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए ना, वरना क्या फायदा। वहां टेस्ट रखवाते हैं 50 में से 5 नंबर, 10 नंबर, कोई देने भी नहीं आता है, मजा आएगा क्या फिर?
एक बंदा एफर्ट करेगा, दूसरा बंदा नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। तुमको और हमको मिलकर आगे बढ़ना होगा, है ना? तो टेस्ट दोगे क्या? 50 में से 25 से ज्यादा नंबर लाओगे क्या? ठीक है, देखते हैं। चलो पनिशमेंट रखेंगे भैया इस बार, कुछ रखेंगे ऐसे ऐसे अपन एक काम करेंगे सबसे, है ना, ऐसा 50-50 का नंबर होगा ना, 50-50 का नोट रखवाएंगे सबसे, ठीक है ना? 50-50 का नोट। फिर क्या करेंगे अपन, जो जीतेगा, जो 50% से ऊपर ले जाएगा नंबर, वो तो क्या करेगा, अपना नोट वापस ले जाए, ठीक है ना? और जिसका 50% से कम स्कोर रहा उसका नोट फोरफिट हो जाएगा। क्या मैं कहां कमाई कर रहा हूं? कितना इजी टारगेट रखा है, 50% रखा है कि नहीं रखा है? जिसके कम आ गए उसको मैं अगली बार मौका दूंगा, 70% से ऊपर ले आओ, अपना नोट पुराना वाला वापस ले जाओ, ठीक है? समझ में आया? तो ऐसे कुछ भैया रिस्क नहीं तो अनदर सोर्स ऑफ इनकम। हाँ भैया, 2 नंबर का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए होता है? हाँ, तो एग्री हो गया तुम इसमें? नहीं, देखा, मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं है कि 50% से ज्यादा, 50 रुपए भी कैसे चले जाए हमारे पास से जिसमें तुमको सिर्फ 50% का टारगेट दिया है। 80 वाले में हाथ ऊपर किए थे तुम लोगों ने, शर्म करो। 80 अबव वाले में हाथ ऊपर किए तुम लोगों ने। हाँ चलो देखो आओ, और 80% से ऊपर वाले बच्चे वे सारे ले जाएगा। हाँ देखो, अच्छा वो बोल रहा है 80% जिसके ऊपर है वो सारे नोट ले जाएगा चलो ठीक है। हाँ, अरे मैं भी अपना 50 रखूंगा, फर्स्ट रैंक वाले को देंगे। क्या? नहीं, मैं काय को दूंगा भैया, मैं भी अपना 50 का नोट रखूंगा, चलो ईमानदारी से डन। तुमको लगता है सारे सर लेके जाएंगे? हाँ, लेकिन 80% से ऊपर नहीं आया तो वो नोट मैं अपने पास वापस रख लूंगा, ठीक है ना? 100 का रखूं, फिर तुम 50-50 का रखोगे? ठीक है, तुम 50-50 का रखना, मैं 100 का रखूंगा। 500 का डिमांड बढ़ नहीं रही है तुम्हारी कुछ? हाँ, मन में लालच आ रहा है चलो सुनो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझे ना? चलो अब इससे रेवेन्यू बनाओ तुम फटाफट से। भैया कैपिटल में सबसे पहले क्या पढ़ा था? एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, कैपिटल। तो रेवेन्यू क्या होगा? जिसका खर्चा, जिसका बेनिफिट केवल 1 साल तक के लिए अपने को मिलेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे मैंने सैलरी दिया किसी को, वो काम उसी टाइम के लिए करेगा ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ओके। रेंट 1 महीने के लिए रेंट दिया, वो बेनिफिट 1 साल के लिए हुआ कि नहीं हुआ? ओके, आगे देखते हैं। इट इज नॉन रेकरिंग, तो उधर कैपिटल में क्या आएगा? इट इज रेकरिंग, बार बार होता है, हर महीने खर्चा होता है भैया, रेकरिंग है, बार बार रिपीट होता है। यहां था इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ाए वो कैपिटल। तो इधर उधर रेवेन्यू में क्या होगा सर? परचेज ऑफ गुड्स वगैरह ये सब क्या आएगा? इट इज इनकर्ड इन रिलेशन टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, दैट इज आइदर परचेज और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज देने के लिए कोई आपने खर्चा किया हो, माल बेचने के लिए आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में कोई खर्चा किया हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। चलो इधर बताओ, एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला खर्चा कैपिटल, तो एफिशिएंसी को कम करने वाला, एफिशिएंसी को कम करने के लिए भी तुम खर्चा करते हो, एफिशिएंसी को मेंटेन करना, है ना? ऐसे ताल से ताल मिला देते हो तुम लोग। बढ़ाने वाला खर्चा कैपिटल, तो कम करने वाला खर्चा रेवेन्यू। भैया एफिशिएंसी को मेंटेन करने वाला, तुम अपना एक्टिवा का सर्विस करवाते हो, बाइक का सर्विस करवाते हो, तो ये मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है एफिशिएंसी? तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद लाइसेंस को एक्वायर किया तो कैपिटल, तो लाइसेंस को हर साल रिन्यू करवाएंगे तो रेवेन्यू, तो रिन्यूअल फीस क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके नेक्स्ट, टाइटल को अपने नाम में करवाने का, उस एसेट को अपने नाम में करवाने का खर्चा कैपिटल, टाइटल को अपने नाम में मेंटेन करने का खर्चा रेवेन्यू। मान लो किसी ने, एक्स ने वाई पे क्या कर दिया? केस कर दिया,
कि भैया वाई ये जमीन मेरी है। अब वाई क्या कर रहा है, अपने नाम में बनाए रखने के लिए क्या करेगा, लॉयर को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, उसको पैसा देगा कि नहीं देगा केस फाइट करने के लिए, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उस केस में वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। डेली खर्चों को कम करने वाला कैपिटल और डेली के खर्चे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू, और डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। सर डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू जो नेचर वाइज तो क्या है, रेवेन्यू है, लेकिन जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो कैपिटल और रेवेन्यू का मिक्स हो गया ना, ये डेफर्ड रेवेन्यू है। सर डेफर्ड रेवेन्यू का कोई बढ़िया सा एग्जांपल दो। एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, उसका बेनिफिट अपने को आगे तक मिलता रहता है। ओके तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। अच्छा वैसे तुमको अगर सीएमए वाले पूछे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बताओ क्या है, रेवेन्यू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी डेफर्ड रेवेन्यू, तो तुम क्या बताना, तुम बताना रेवेन्यू, तुम बताना रेवेन्यू। देखो लॉजिकली ये डेफर्ड रेवेन्यू होता है, लेकिन अभी डेफर्ड जैसा कोई सीन नहीं होता है। मतलब तुमने मान लो एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया 2 लाख और क्वेश्चन वाला बोल रहा है तुमको इसका बेनिफिट कितने टाइम के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए मिलेगा। इसका बेनिफिट कितने टाइम के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए मिलेगा। तो क्या इस 2 लाख के खर्चे को तुम 5 साल में एलोकेट करोगे? नो। पहले क्या करते थे, डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता था कि भैया 2 लाख को अपन थोड़ा थोड़ा करके खर्चा मानेंगे। डेफर्ड मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपन खर्चा मानेंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5, हर साल 40,000 का खर्चा तुम मानते थे, P&L में ट्रांसफर करते। लेकिन अभी क्या हो गया है, अब भी बहुत बहुत टाइम से क्या है, अभी 2 लाख का खर्चा किया, 5 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा, कोई ना जी, उसी साल में उसी फर्स्ट ईयर में ही तुम सारा का सारा खर्चा बुक कर देना। तो डेफर्ड रेवेन्यू नहीं, अपन सीएमए के अंदर इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो आपने डेफर्ड क्यों लिखा है, अरे कॉन्सेप्ट तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना, लेकिन डेफर्ड को डेफर्ड नहीं बोलेगा, क्या मानने का, रेवेन्यू। कैसे सर, ये लिखा किधर है, एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बोला गया है, इट शुड बी चार्ज टू द P&L इन फुल, सारा का सारा P&L में चार्ज कर देना इन द सेम अकाउंटिंग ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। जब खर्चा हुआ है सारा का सारा P&L में ट्रांसफर करके खत्म कर देना। अगर तुमको गुमराह करे वो बोलेगा, आएगा फाइनल अकाउंट में अपना क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट में खर्चा 2 लाख रुपए 5 साल में बेनिफिट मिलेगा, तो 5 साल में एलोकेट नहीं करना है, फर्स्ट ईयर में ही पूरा का पूरा कंप्लीटली राइट ऑफ कर देना है। समझा क्या? बिल्कुल। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट, सर इसका कोई और एग्जांपल, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हो तुम लोग, उनको अवेयर करते हो, उनको एजुकेट करते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, ये सब क्या होगा, ये कहने को डेफर्ड है, बट अभी अपन क्या बोलेंगे इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड बोल के कोई कुछ नहीं होता है, तुम तो याद रखना, डेफर्ड बोल के कुछ नहीं होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के कुछ नहीं होता, एक्सपेंडिचर। ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा सर, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में शो होगा, एसेट का पार्ट होता है ये। रेवेन्यू का क्या होगा सर, ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है जिस साल भी वो खर्चा हुआ हो। ओके डन। अब बात करते हैं, प्रमोशन एडवर्टीजमेंट का ये पार्ट होता है, हाँ इमीडिएट P&L में डाल देंगे। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया तो उसमें क्या खर्चा लगा, क्या तुम नई एसेट लेके आ गए तो कैपिटल होगा, अगर उसी के अंदर तुम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हो, अपग्रेड करते ही, अपग्रेड का मतलब ही क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होना, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, वो पता चल जाएगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, है ना। अब बात करते हैं रिसिट की, कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट, ठीक है ना, ज्यादातर एक्सपेंडिचर ही आता है, रिसिट नहीं आता है, बट पढ़ लो ये 4 लाइंस। कैपिटल रिसिट क्या होगा, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, बिल्डिंग बेचा, कैपिटल रिसिट या रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, पता है ना तुमको, हाँ। कमीशन मिला, रेवेन्यू रिसिट, रेंट रिसीव हुआ, रेवेन्यू रिसिट, इन्वेस्टमेंट बेचा, कैपिटल रिसिट। ये तुम कैसे पता लगा पा रहे हो सर, जो बैलेंस शीट वाले आइटम है ना उसके रिगार्डिंग पैसा मिल रहा है,
तो वो कैपिटल एसेट है, और जो ट्रेडिंग P&L में आते हैं वो रेवेन्यू। अपन उल्टा याद करते हैं ना, जबकि एक्चुअली जो रेवेन्यू रिसीट है वो ट्रेडिंग P&L में आएगा, और जो कैपिटल रिसीट है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। बट ठीक है, अपन उल्टा याद कर लो, कोई बात नहीं है। अच्छा, शेयर इश्यू किए, पैसा आया, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट। बैलेंस शीट का आइटम है ना, P&L में थोड़ी ना आता है, सिंपल। तो बड़ा इजीली ऐसा याद किया जा सकता है, बैलेंस शीट वाले आइटम के लिए कुछ मिला है तो कैपिटल रिसीट, और इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L वाले आइटम के लिए कुछ मिला है तो वो रेवेन्यू रिसीट। बड़ा सिंपल सा है। कैपिटल रिसीट नॉन रेकरिंग होता है, रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग होता है, बार बार मिलता है। ओके, कैपिटल रिसीट को इनकम नहीं मानते हैं, जबकि रेवेन्यू रिसीट को इनकम कंसिडर किया जाता है। बस डन है। हाँ बिल्कुल डन है क्या? हाँ सर, कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इश्यू ऑफ शेयर्स, लोन अगर लिया है, ये सब कैपिटल एसेट। बैलेंस शीट आइटम है कि नहीं है? हाँ जी। अक्षी इधर बैठते ना से। हाँ अक्षी, इनकम नहीं मानते हैं कैपिटल। एक बात बताओ, फिक्स्ड एसेट बेचा, प्रॉफिट हुआ, वो तो इनकम है, बट एक्चुअली रिसिट, अगर रिसिट की बात करूं तो वो इनकम का पार्ट नहीं होगा पूरा का पूरा। 5 लाख में मैंने बिल्डिंग भेजा, तो क्या 5 लाख तुम P&L में दिखाते हो? नहीं। इसलिए लोन लिया तो क्या ये इनकम हुई? नहीं। शेयर इशू किए, क्या इनकम हुई? नहीं। बस इसलिए सेल ऑफ गुड्स इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम P&L में जाएगा, कमीशन रिसीव्ड P&L में जाएगा, रेंटल इनकम P&L में जाएगा, डिविडेंड इनकम P&L में जाएगा, इसलिए रिकॉग्नाइज एज अ इनकम। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे तो हो गया डन। अब प्रॉफिट्स है तो वैसे याद कर लो। एक बात बताओ, माल बेचा तुमने 100 रुपए का माल 120 में, तो ये 20 रुपए तुम्हारे रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट। क्यों सर? इसमें बोला है अगर ऑर्डिनरी नेचर का है तो ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। जो प्रॉफिट अराइज हुआ ऑर्डिनरी नेचर, ऑर्डिनरी नेचर मतलब तुम्हारा काम है वो गुड्स बेचना, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और ऐसा कोई प्रॉफिट है जो नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन से हुआ है, वो क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट। मतलब तुमने किसी का बिजनेस खरीदा, 10 लाख का बिजनेस 8 लाख में खरीदा, 2 लाख रुपए कम दिए ना, ये क्या होगा? 2 लाख कैपिटल प्रॉफिट होगा। इसीलिए कैपिटल रिजर्व क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट्स के लिए जनरली कैपिटल रिजर्व क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, कोई पूछ ले भैया माल बेचा, माल बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो रेवेन्यू प्रॉफिट, और वहीं फिक्स्ड एसेट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट। ओके, 9 लाख मान लो कोई लाख रुपए की एसेट थी, 1,20,000 में बेची, तो ये 20,000 रुपए कैपिटल प्रॉफिट माना गया है। ओके, तुमने कभी 12th में पढ़ा है शेयर फोरफिट हुए, रीइश्यू हुए? रीइश्यू के बाद क्या करते थे? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ करता था, रोजाना थोड़ी ना होते हैं शेयर फोरफिट, तो नॉन रेकरिंग है कि नहीं है? ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तुम शेयर इश्यू करते हो, डिवेंचर इश्यू करते हो, तो तुमको प्रीमियम रिसीव होता है, प्रीमियम पे शेयर इश्यू करते हो, तो वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट है वो तुम्हारा क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट जरूरी नहीं कि कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर हो, उसका एक और भाई है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले के जितने भी नेचर के प्रॉफिट्स वगैरह है वो सब कैपिटल नेचर के होते हैं, क्योंकि तब तक कंपनी एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है। ओके, कैपिटल प्रॉफिट्स आर जनरली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर जनरली ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व हो गया, P&L हो गया, ये सब रेवेन्यू रिजर्व है। समझे क्या? जनरल रिजर्व और P&L। तो ये लो जी, मैंने आपको एक ये चैप्टर और करवा दिया है, कैपिटल और रेवेन्यू। अब सिर्फ रेक्टिफिकेशन है ना, जो बेसिक का पार्ट है। BRS जिसका नहीं पढ़ा हुआ, यस BRS भी बेसिक का पार्ट है। ठीक है जी, डन है क्या? तो आज के लिए इतना ही पढ़ लें क्या? कुछ इंटरेस्टिंग पूछना है, सुनना है तुमको मेरे से? नहीं सुनना? ऋषभ कह रहा है छोड़ दो। हाँ ऋषभ, हाँ ऐसा होना चाहिए, ज्ञान जहां से मिले तुमको ऐसा ले लेना चाहिए। खैर, बिना मांगे ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।